जय हिंद साथियों, थाईसेल्फ अभिषेक प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पॉलिटी शब्दावली से संबंधित हमारी ये सीरीज चल रही है, इससे पिछली क्लास में हमने बात की प्रस्तावना, समानता और समता, मतलब 6 पार्ट हमने पूरे कर लिए। ये 7वां पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था और सहयोगी संघवाद के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लेख संविधान में नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। क्यों दिया था? 1960 से लेकर 1980 के बीच में संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। उसकी वजह क्या थी कि संसद का कहना था कि मैं शक्तिशाली हूं और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मैं शक्तिशाली हूं। इस प्रकार 1960 से 1980 तक ये दौर चलता रहा। फिर एक बीच में ट्विस्ट आता है 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल। हालांकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही पता रखना है कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल ये केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट संसद से कहता है कि आप किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन कर सकते हो। संसद किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, बस शर्त, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहां से आता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्मित शब्द है। जब 1960-1980 के बीच में संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, तब 1973 में केशवानंद भारती मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट संसद को यह कहता है कि आप किसी प्रकार का संविधान संशोधन कर सकते हो, बस शर्त है कि बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव नहीं कर सकते हो। तो यह है बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आपको मैं बताऊं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको बेसिक स्ट्रक्चर की लिस्ट में डाल रखा है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। यही बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास कोई मेरी गाड़ी है और मैंने किसी को दे दी और उस व्यक्ति ने उस गाड़ी में या उस गाड़ी को मॉडिफाई करवा दिया, 2 साल से लगवा दिए, इसी प्रकार की और कुछ चीज़ें इस पर लगवा दी, तो इसके जो गाड़ी का जो मूल संरचना थी उसमें परिवर्तन आ गया। ठीक इसी प्रकार संविधान जो है उसकी प्रस्तावना में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बिना छेड़खानी के संसद कुछ भी संशोधन कर सकती है, बस शर्त यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई आंच नहीं आए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करें हैं संघात्मक शासन व्यवस्था।
देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली, आदेशात्मक शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे बनेगी। और एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब है कि सरकार कितनी होगी। मैं आपको बताऊं, ठीक है भाई। संसदात्मक और आदेशात्मक शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि सरकार कैसे बनेगी, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। और संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब है कि कितनी सरकार होगी। तो हम बात करें संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब है कि किसी देश में दो सरकार होगी, यानी जहां पर दो सरकार का कॉन्सेप्ट है उसको हम संघात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। जैसे इंडिया में क्या है, वैसे इंडिया में 3 लेवल की वर्तमान में 3 है, केंद्र, राज्य और ग्राम लेवल पे, लेकिन मेन 2 ही होती है, केंद्र और यहाँ पे राज्य। तो 2 प्रकार की सरकार है, इसका मतलब वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें फीचर्स की, तो नंबर 1, जहाँ पर केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। नंबर 2, द्विसदनीय विधायिका, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा। नंबर 3, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होगी। नंबर 4, संविधान जो है वो लिखित फॉर्म में होगा। नंबर 4, संविधान कठोर होगा। नंबर 5, संविधान की सर्वोच्चता। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था के फीचर्स हैं। अगर हम बात करें एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था से मतलब है जहां एक सरकार हो, जिस देश में है जहां एक प्रकार की सरकार हो, जहां पर सिर्फ केंद्र सेंट्रिक सरकार हो, राज्य कॉन्सेप्ट नहीं हो। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, नंबर 1, केंद्र शक्तिशाली होगा, एकल नागरिकता, एकल संविधान, एकीकृत न्यायालय, एकीकृत न्यायपालिका और राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेगा, ठीक है। यह है एकात्मक शासन व्यवस्था के फीचर्स। अब हम बात करते हैं सहयोगी संघवाद। देखो, संघवाद का मतलब क्या हो गया, जहां पर 2 सरकार, और सहयोग का मतलब जो सहयोग कर रही है, ऐसी मतलब जहां पर केंद्र प्लस राज्य
आपस में सहयोग करें। इसके हम फीचर्स की अगर बात करें, नंबर 1, जहाँ पर केंद्र प्लस राज्य आपस में सहयोग करें। नंबर 2, विशेष परिस्थितियों में केंद्र का निर्णय मान्य होगा। और विशेष परिस्थितियों में केंद्र का मतलब यहाँ पर सहयोग, कोऑपरेटिव की एक फीलिंग्स जो भावना होती है उसको हम सहयोगी संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, 2 वर्ड है, फेडरेशन प्लस यूनियन। फेडरेशन और यूनियन, देखिए फेडरेशन का मतलब ही और यूनियन का मतलब ही क्या होता है, संघ, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। फेडरेशन का मतलब तो यह है कि जो राज्य है वो संघ से अलग होकर अपना देश बना सकते हैं। राज्य संघ से अलग होकर अपना एक देश बना सकते हैं। केंद्र व राज्यों के बीच एक समझौता होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि राज्य केंद्र से अलग हो ही नहीं सकते। जब अलग नहीं हो सकते तो देश बना ही नहीं सकते। और दूसरी बात, राज्य और केंद्र के बीच कोई समझौता नहीं होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है और ये भारत में चलता है, ठीक है। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हमारे घर में हमारे फादर जो होते हैं, तो फादर का कहना है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आप अलग नहीं हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो यूनियन कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरे मरने से पहले तुम अपना अपना बंटवारा कर लो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो वो फेडरेशन कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने संघात्मक, एकात्मक, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा और सहयोगी संघात्मक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। अगली क्लास में बात करेंगे दूसरी शब्दावली संबंधित जो भी होगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।